बैठ गई और मुझे फिर बरगद से टेक लगा कर बैठ गई। सारी रात इसी तरह से गुजर गई कि सुबह जब रोशनी हुई तो मैं जैसे एकदम चौंक उठी। अम्मा, भाई, आप लोग इधर क्या कर रहे हैं? मैंने हैरानी से उन्हें देखा और मैं भी इधर क्यों हूँ, लेकिन वो दोनों चुपचाप मेरी शक्ल देखते रहे और कोई जवाब न दिया। मैंने उन्हें कहा, चलें घर चलते हैं, पता नहीं यहाँ पर क्यों आ गए हैं। मैं उन्हें लेकर घर आ गई। अम्मा बावर्ची खाने में चली गई और नाश्ता तैयार करने लगी। ताहम अम्मा भाई दोनों बहुत ज़्यादा परेशान थे, लेकिन मुझे इसकी वजह पता नहीं थी। मैंने मामूल की तरह ही नाश्ता किया और इस तरह नाश्ते के दौरान बोलती रही, लेकिन अम्मा बस खामोशी से मुझे सुन रही थी, यहाँ देख रही थी लेकिन कुछ बोल नहीं रही थी। अम्मा ने अचानक मुझसे पूछा, नीली, क्या तू कभी बरगद के दरख्त के पास गई थी? अम्मा ने पूछा तो मैं चौंक उठी और फिर कहने लगी, हाँ अम्मा, मैं गई थी, बल्कि एक बार तो हमारी गेंद बरगद के दरख्त पर अटक गई थी तो मैं उसे उतारने के लिए उस पर चढ़ी भी थी। मैंने अम्मा से कहा तो अम्मा मुझे सोचती नज़रों से देखती रही, लेकिन कुछ कहा नहीं। आज मैं कहीं बाहर नहीं गई थी, लेकिन जैसे ही शाम हुई, मगरिब का वक्त होने लगा, मेरे पैरों में जैसे पहिए लग गए। मैं बाहर जाने के लिए पर तोलने लगी। अम्मा ने जो मेरी बेचैनी देखी तो कहने लगी कि अंदर जाकर आराम करो, कहीं नहीं जाना। लेकिन मुझे तो जाना ही जाना था। मैं बाहर भागी, अम्मा भी मेरे पीछे आई। मैं सीधा बरगद के पास गई और वहाँ पर कल ही की तरह टेक लगाकर बैठ गई। अम्मा मुझे बेबसी से देखने लगी। फिर अम्मा ने मेरी बहुत मिन्नतें की, तरले वास्ते दिए, लेकिन मैं नहीं उठी और सारी रात ऐसे ही गुजर गई। अम्मा भी मेरे करीब बैठी रही। सब इसी तरह हम घर वापस आ गए। अम्मा को अब शदीद परेशानी लाहक हो गई थी और वो चाहती थी कि जल्द ही इसका कोई ना कोई हल निकाल सकें। सारा दिन अम्मा अपनी सोच विचार में रही। जैसे ही शाम होने लगी तो अम्मा ने मुझे कहा कि कमरे से कुछ सामान ला दो। जैसे ही मैं कमरे में गई तो अम्मा ने पीछे से दरवाज़ा बंद कर दिया और फिर उस पर ताला डाल दिया। अगरचे अम्मा को पता होता था कि उसको इस कितना खमियाजा भुगतना पड़ेगा तो वो शायद कभी ऐसी गलती न करती, लेकिन अब तो जो होना था वो हो गया। अम्मा ने अपने तई मुझे रोकने की कोशिश की थी और मुझे कमरे में बंद करके वो अपने कामों में मसरूफ़ हो गई थी, लेकिन कुछ देर बाद ही मुझे शदीद दौरा पड़ा। मैंने चीज़ें उठा उठा कर फेंकनी शुरू कर दी और ज़ोर ज़ोर से चिल्लाने लगी। मेरी भारी और खौफनाक आवाज़ से अम्मा डर रही थी। मैंने दरवाजे को ज़ोर से धकेलना शुरू कर दिया कि कुछ वक्त में ही दरवाज़ा खुल गया, ताला टूट गया और मैं बाहर आ गई। तू क्या समझती है, कैसे मुझे रोक लेगी? नहीं, बिल्कुल नहीं, तू मुझे रोक नहीं सकती और ख़बरदार जो मेरे रास्ते में आई, जान से मार दूंगा। मैंने गुस्से से कहा और बाहर निकल गई। मैं सीधी बरगद के पास गई और वहाँ बैठने के बजाय बरगद के ऊपर चढ़ गई। अम्मा मुझे नीचे से आवाज़ें दे रही थी, लेकिन मैं नीचे नहीं उतर रही थी और मज़े से ऊपर बैठ गई। अम्मा नीचे खड़ी मुझे आवाज़ें देती रही, लेकिन मैंने सुनी ही नहीं। सारी रात ऐसे ही गुजर गई। अम्मा को अब यकीन हो गया था कि मुझ पर आसेब है, मुझ पर बरगद का साया हो गया है। सब होते ही मैं बरगद से ऐसी गिरी जैसे कि कोई पका हुआ फल गिरता है। अम्मा ने लपक कर मुझे उठाया। मैं एकदम जैसे होश में आ गई। मैंने हैरानी से पूछा, अम्मा ये क्या मामला है, ये सब क्या हो रहा है? लेकिन अम्मा ने मुझे तसल्ली दी और कहा कि ऐसा कुछ भी नहीं है, तुम परेशान मत हो। तब मुझे पता था कि कुछ तो है जो अम्मा मुझे बता नहीं रही। अम्मा मुझे घर ले आई और फिर अम्मा गांव के आमिल को बुला लाई। मैं हैरानी से अम्मा की शक्ल देख रही थी कि अम्मा कर क्या रही हैं। अम्मा ने आमिल को सारी तफसील बताई और कहा कि अब क्या किया जाए जो वो बरगद का आसेब उतर जाए। मैंने चौंक कर देखा, क्या वाकई मुझ पर बरगद असर कर गया है? ये अम्मा क्या कह रही हैं? बरगद का असर तो जिस पर हो जाए तो उसे छोड़ता ही नहीं, तो क्या मैं भी मर जाऊंगी? मैंने दहल कर दिल पर हाथ रखा। आमिल ने कुछ देर पढ़ाई की और मुझे कहा कि आंखें बंद कर लो। मैंने आंखें बंद की तो कुछ देर में ही मेरा जिस्म भारी हो गया और मुंह से अजीब व गरीब आवाज़ें निकलना शुरू हो गईं। फिर एकदम मैंने झटके से सर उठाया और आमिल की तरफ देखा। क्या तकलीफ है तुम्हें, क्यों मुझे तंग कर रहे हो? मैं भारी आवाज़ और खौफनाक अंदाज से अम्मा डर के पीछे हो गई, लेकिन उस आमिल ने कहा, तुम क्यों इस बच्ची के पीछे पड़े हो, छोड़ो इसे। आमिल ने कहा, मैं क्यों छोड़ूं इसे, इससे मुझे बहुत तंग किया है, अब मैं इसे करूँगा और सारी ज़िंदगी करूँगा। अभी मैंने इतना ही कहा था कि मैं बेहोश होकर गिर पड़ी। अम्मा के तो हाथ पैर फूल गए। वो जल्दी से मेरे पास आई और होश में लाने की कोशिश करने लगी, लेकिन आमिल ने उसे रोक दिया, ये कहते हुए कि फिक्र न करो, कुछ देर में खुद ही होश में आ जाएगी। अम्मा ने सर हिलाया और पूछने लगी कि अब क्या करें, और आसिफ तो पीछा ही नहीं छोड़ना चाहता। अम्मा ने फिक्रमंदी से कहा, नहीं छोड़ देगा वो,
बस कुछ अमल करने की ज़रूरत है। वो अमल मुकम्मल हो जाएगा तो पीछे हट जाएगा, लेकिन हमें बहुत मोहतात रहकर ये काम करना होगा, वरना उल्टा भी पड़ सकता है। आमिल ने अम्मा से कहा तो अम्मा ने सर हिला दिया। कुछ देर के बाद मुझे होश आ गया था, लेकिन मेरा जिस्म इतना दर्द कर रहा था जैसे कोई फोड़ा हो। अम्मा, मैंने कराते हुए अम्मा को आवाज़ दी। अम्मा ने लपक कर मेरा हाथ पकड़ लिया और कहा कि क्या हुआ मेरी बच्ची, मैं यहीं पर हूँ। अम्मा ने मोहब्बत भरे लहजे में कहा। अम्मा, बहुत दर्द है, मैंने कहा तो अम्मा ने आमिल की तरफ देखा। ठीक हो जाएगा कुछ देर में, आमिल ने जवाब दिया। इसके बाद आमिल ने कहा कि वो जुमेरात को अमल शुरू करेगा और अभी के लिए बस पढ़ाई बताई और पानी दम करके दे दिया। आमिल बाबा चले गए। अम्मा ने मुझे वही दम वाला पानी पिलाया और लिटा दिया, ये कहते हुए कि अभी आराम कर लो। मैं भी आंखें मूंद कर लेट गई। इसी तरह शाम हो गई। अम्मा मेरे पास बैठी पढ़ाई करती रही और फिर एकदम क्या हुआ कि मैं एक झटके से उठकर बैठ गई। अम्मा ने जो मुझे यूं बैठे देखा तो चौंक गई। मैं बिस्तर से उतरी और बाहर की तरफ चल दी, लेकिन अम्मा मुझे बाजू से पकड़ लिया और कहने लगी, कहीं नहीं जाना, अभी आराम करो। मैंने गुस्से से अम्मा को देखा। अम्मा का बाजू जोर जोर से झटक दिया और बाहर भागी। अम्मा मेरे पीछे पीछे मुझे आवाज़ें दे रही थी, लेकिन मैंने तो अपनी मंजिल पर जाकर ही दम लेना था। जैसे ही मैं बरगद के दरख्त के नीचे आई, मुझे वो नज़र आया। मैं उसके फ़ौरन जाकर साथ बैठ गई। अम्मा जब मुझे यूं बैठे देखा तो वहीं पर खड़े खड़े पढ़ाई शुरू कर दी। मैंने सर उठाकर गुस्से से अम्मा को देखा और कहा, तंग ना कर बुढ़िया, चली जाए इधर से वरना अच्छा नहीं होगा। लेकिन अम्मा तो बदस्तूर पढ़ाई करती रही। मैं उठ गई और फिर अम्मा को मना किया। वो नहीं बाज आई तो मैंने बरगद के तने की तरफ मुँह किया तो बरगद ने मुझे किसी मेहरबान आगोश की तरह खुद में समेट लिया। अम्मा बाहर हक्का बक्का खड़ी रह गई और जैसे अम्मा की हैरानी ख़त्म हुई, अम्मा ने मुझे आवाज़ें देना शुरू कर दी। अम्मा मुझे ज़ोर ज़ोर से पुकारने लगी, लेकिन अब इसका कोई फ़ायदा नहीं था। मैं बरगद में समा गई थी। सुबह तक जब मेरे दौरे की कैफियत ख़त्म हुई तो मैंने खुद को एक अनजान जगह पर पाया। मैं परेशान होकर उठी और जगह को पहचानने की कोशिश करने लगी, लेकिन मुझे ना तो याद आ रहा था कि ये कौन सी जगह है और ना ही मेरी पहचान में ये जगह आ रही थी। मैंने उठ के कोई खिड़की दरवाज़ा ढूंढना चाहा, लेकिन कहीं कोई दरवाज़ा या खिड़की नहीं थी। ये जगह भी ज़्यादा बड़ी नहीं थी और नीम अंधेरी थी। मैं कितनी ही देर इधर उधर हाथ मारती रही, लेकिन मुझे बाहर जाने का कोई रास्ता नहीं मिला। मैं ठीक एक तरफ बैठ गई और एक कोने से तकरीबन मेरी ही उम्र की लड़की सामने आई। मैं डर कर खड़ी हो गई। तो तुम कौन? मैंने डरते डरते पूछा। मैं रहीमा हूँ, उसने कहा। ये कौन सी जगह है, मुझे समझ नहीं आ रही। तो अपने घर पर थी मैं, फिर यहाँ कैसे आ गई? मैंने उलझे हुए अंदाज में कहा तो वो हंसने लगी और फिर एकदम पुरस्रार लहजे में कहने लगी, ये बरगद का पेड़ है और अब तुम बरगद की आगोश में हो। उसने कहा तो मैं सुन्न होके रह गई। मैं यहाँ कैसे आ गई? मैंने रोते हुए कहा, तुमने ज़रूर बरगद को तंग किया होगा, तो अब बरगद तुम्हें तंग कर रहा है। रहीमा ने कहा, तो तुम कब से यहाँ पर हो? मैंने पूछा। मुझे तो शायद 50 या इससे भी ज़्यादा साल हो गए हैं, मैं यहीं हूँ। रहीमा ने कहा तो मैं डर कर पीछे हटी। क्या तुम भूत हो? मैंने पूछा तो वो कहका लगाकर हंसने लगी। नहीं, मैं भी तुम्हारी तरह इंसान हूँ, लेकिन बरगद की एक खासियत है कि जो यहाँ पर एक बार आ जाता है उसके लिए वक्त ठहर जाता है। बस इसीलिए मेरे लिए वक्त रुक चुका है, तभी मैं वैसी की वैसी हूँ। उसने कहा तो मैं और भी डर गई कि अब मैं यहाँ से कैसे बाहर निकलूँगी, मुझे यहाँ से कौन बाहर निकालेगा। मैंने रहीमा से कहा, मैं खुद आज तक बाहर निकल नहीं सकी, बल्कि मेरे अलावा यहाँ और भी काफ़ी लड़कियाँ हैं जो कभी बाहर जाने में कामयाब नहीं हो सकी, और हमने अपनी इसी तकदीर समझकर कबूल कर लिया है। रहीमा ने उदासी से कहा, और अब तो हमारे घर वाले भी पता नहीं जिंदा भी हैं कि नहीं, और यहाँ गांव में भी रहते हैं कि नहीं। रहीमा ने उदासी से कहा तो मेरा दिल भी कट कर रह गया। मैं उसे क्या तसल्ली देती, मुझे तो खुद अपनी पड़ी हुई थी कि मैं किस तरह इस मुसीबत से निकलूं। मैंने उठकर आवाज़ें देना शुरू कर दी, अम्मा, भाई, मैं यहाँ हूँ। मैं जितनी देर आवाज़ें देती रही, लेकिन मेरी आवाज़ मुझ तक ही वापस आती रही। चीख चीख कर मेरा गला छिल गया था, लेकिन मेरी आवाज़ के जवाब में कोई आवाज़ ना आई। मैं थके हारे अंदाज में नीचे बैठ गई और रोने लगी। मुझे बार बार अपनी लापरवाही पर गुस्सा आ रहा था। मैं अब पछतावे की आग में जल रही थी। न जाने कितना वक्त गुजरा, मुझे खबर ही नहीं थी। बस मुझे ऐसा लगा कि मुझे अम्मा की आवाज़ आई है, जैसे अम्मा मेरा नाम ले लेकर मुझे पुकार रही हैं। मैंने भी उठकर अपने गले का पूरा जोर लगाकर अम्मा को आवाज़ें दी, लेकिन मेरी आवाज़ नहीं सुनी गई और मुझे अम्मा की बदस्तूर आवाज़ें आती रहीं।